ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ कि आपको सब कुछ ही समझ में आ रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना गंदा पढ़ा रही हूँ इसलिए आपको कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। एक तो ऑप्शन होगा। ये तो फर्स्ट क्लास है। ओके। अच्छा, हाँ आपकी तो फर्स्ट क्लास है, बाकी बच्चे जो हैं वो तो चल रहे हैं कई दिन से। जनता कुछ नहीं कहना चाहती, जनता मौन है। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही समझ लेती हूँ। आगे हम आ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन एनिमल्स। जैसा कि हमें पता है फूड हमें भाई डाइजेस्ट करना है, उसको हमने सिंपल सब जो सब्सटेंसेस है उनके अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि हम उनसे एनर्जी ले सकें, हम अपने फंक्शंस परफॉर्म करवा सकें। उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है कुछ पर्टिकुलर चीजों की, जिनमें मेन क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑब्वियसली बीएससी तक आए हो, तो मुझे ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ा है। ऑब्वियसली सबने पढ़ा है। जैसे ही हम माउथ से एंटर करते हैं, बक्कल कैविटी से एंटर करते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं से जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्ट कर देता है डाइजेशन। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते रहते हैं, तो हर जगह कुछ पर्टिकुलर और स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं वो कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एज यू नो, केमिकली ब्रेक डाउन complex large ingested food molecule by hydrolysis into simpler and smaller soluble units। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और उसके बाद सिंपलर और स्मॉलर सोल्यूबल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो इंजेस्टेड फूड है, जिसे हम एनगल्फ कर चुके हैं। द एंजाइम्स इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट फूड rupture the chemical bond of the food to be digested by addition of one or more than one of their water molecules, so that the food is broken down into simpler molecules to the ingested food। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमने फूड इंजेस्ट कर लिया है, तो डाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उनके बीच के जो फूड के जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको रप्चर करवा देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं थ्रू द एंजाइम्स। और उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ है या उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेनली हमारा पर्पस क्या है, उस फूड को सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एंजाइम्स है वो एक्ट करते हैं डाइजेशन के अंदर। जो प्रॉपर्टीज एंड नेचर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, वो क्या करता है, स्पेसिफिक नेचर शो करता है, स्पेसिफिक डिफरेंस फ्रॉम एंजाइम्स इन जनरल। ठीक है, मतलब कि जो स्पेसिफिक है, हर एक एंजाइम एक टाइप के पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसका ही ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है, ये क्या इसकी स्पेसिफिसिटी होती है किसी भी चीज की। उसी तरह से जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट एज नैरोली स्पेसिफिक एज अदर एंजाइम्स एंड इंस्टेड शो ग्रुप स्पेसिफिसिटी। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो नैरोली स्पेसिफिक नहीं है। नैरोली स्पेसिफिक का मतलब कि वो पर्टिकुलर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक को ही डाइजेस्ट करेंगे, वो क्या करते हैं, ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। यहाँ की वो एक साथ दो तीन एंजाइम एक्ट करके किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करवा रहे हैं, और यू कैन से एक एंजाइम जो है वो कई सारे उसको भी डाइजेस्ट करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। For example, enzyme that digest carbohydrate can digest polysaccharides of both animals and plant origin। इसी तरह से ये कहना चाह रहा है कि वो एंजाइम जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को नहीं करवा सकता, उसके अलावा वो क्या करता है, वो जो पोलीसेकेराइड्स हैं, एनिमल्स से हो सकते हैं या वो प्लांट हो सकते हैं, दोनों से ओरिजिन से हुए हैं, वो उनको भी डाइजेस्ट करवा सकता है। इसीलिए क्या है, ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। Even though enzymes performing similar functions in different animal are given the same names, they are not, however, identical chemically। यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर, उन्होंने उनको नाम भी सेम दे दिया है, लेकिन उनके अंदर क्या है, जो केमिकली जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग है। आप ये समझ सकते हो, एक फंक्शन है, मान लो कोई एंजाइम है जो एनिमल्स के अंदर भी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवा रहा है और प्लांट्स के अंदर भी उसको डाइजेस्ट करवा रहा है या फिर ब्रेक डाउन करवा रहा है, यू कैन से ब्रेक डाउन ले लेते हैं। ठीक है,
वो एक एंजाइम है, उसको पर्टिकुलरली हमने एक ही नाम रख दिया, लेकिन दो अलग अलग फंक्शंस, कहने का फंक्शन एक है लेकिन मैकेनिज्म तो अलग अलग है ना दोनों के। एनिमल्स के अंदर अलग तरह की मशीनरी है, प्लांट्स के अंदर दूसरी टाइप की मशीनरी है, तो वो केमिकली अलग अलग होते हैं। फंक्शनली दे कैन सेम, बट वो केमिकली अलग अलग होंगे। अगर हम एग्जांपल लें, ट्रिप्सिन, ठीक है, एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है ह्यूमंस के अंदर। वो आइडेंटिकल नहीं होता है जो कि फिशेस के अंदर फाउंड होता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है, वैसे ही वो फिशेस के अंदर भी प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका केमिकल नेचर देखें ह्यूमन और फिशेस के अंदर, तो वो अलग अलग होता है। ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द ऑप्टिमम एक्टिविटी आल्सो डिफर। तो इसी तरह से इसकी केमिकली जो इसका स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ इसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है, यानी कि किसी पीएच के ऊपर ये कितना हाईएस्ट जो इसका डाइजेशन है वो शो कर सकता है, वो भी डिफर करता है। जैसे जैसे हम पीएच चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज इंक्रीज, जिस तरह से भी इसके लिए वो होगी, अफोर्डेबल होगी, वो वैसे मैनेज होता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पीएच अगर ह्यूमन के अंदर इतने पीएच पे ये काम कर रहा है तो सेम पीएच के ऊपर वो फिश के अंदर भी काम करेगा, ठीक है। वो वेरी करती है, वो अलग अलग है, इसीलिए इसका नाम सेम रख दिया है, फंक्शन सेम है, लेकिन केमिकली और जो इसकी जो वो है कंडीशंस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। For example, trypsin from vertebrate pancreas act best in the pH range of 7 to 9, while silkworm the identical pH range is 6.2 to 9. इसके अंदर इसने बोला है जो ट्रिप्सिन है वर्टिब्रेट्स के जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, वो क्या करता है पेनक्रियास के अंदर वो 7 to 9 पीएच के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। लेकिन अगर हम उसी एंजाइम को सिल्क वोम के अंदर हम लोग देखें, तो उसका जो आइडियल पीएच होगा वो 6.2 to 9 है। यहाँ पे 9 तो ठीक है, बट यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6.2, इस तरह से वो वेरी करते हैं एक दूसरे से एंजाइम्स। Digestive enzymes secreted by the pancreas, particularly those that digest proteins, are secreted in inactive form. यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पेनक्रियाज ने सिक्रेट करा है, वो क्या करेगा, वो जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रेट होता है, ठीक है। ये बात सबको पता है? मत दो जवाब, डाउट तुमने तुम्हारे ही रहने भाई, पेपर में मेरा थोड़ी रहना, लिखना तुमने है, ठीक है। 4 major classes of digestive enzyme in animals. First one is protease, जो क्या करता है, हाइड्रोलाइज करवाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को प्रोटीन्स के अंदर। सेकेंड वन इज कार्बोहाइड्रेट, दैट हाइड्रोलाइज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या करवाएगा, इनके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करवाएगा। लाइपेज क्या करेगा, ईस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करवाएगा फैट्स के अंदर। Then fourth one is nuclease that hydrolyze DNA and RNA into nucleotides. These are the 4 major classes of the enzymes. Is it clear to everyone? क्या ये चारों नाम याद रहेंगे सबको, और ये किस मतलब किस किस चीज को हाइड्रोलाइज करवाते हैं, ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके Yes, ma'am. ओके, then moving to the can you hear me? मेरी आवाज सबको आ रही है? Moving to the next part, action of proteolytic enzymes. Protein digestion begins in the stomach and is completed in the small intestine. ठीक है, प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो कंप्लीट होता है। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम नोन एज प्रोटीएज। अभी हम पढ़ के आए थे कि प्रोटीन्स का जो हाइड्रोलिसिस है वो प्रोटीएज एंजाइम करवाते हैं, जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं एज लार्ज इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, जैसे कि जाइमोजन है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर
सीक्रेट होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, वो एक्टिव फॉर्म के अंदर क्रिएट हो जाते हैं आफ्टर सम क्लीवेज। ठीक है। Enzymes that digest proteins are categorized based on the site of their action in the protein molecules. ये दो टाइप के हैं, one is endopeptidase and second one is exopeptidase. अभी तक मेनली इसके अंदर कहने का मतलब क्या है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स का डाइजेशन कराते हैं। प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके कंप्लीट होता है। एंड थर्ड वन इज द कि जो सीक्रेट हुए हैं एंजाइम्स वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सीक्रेट होंगे लाइक जाइमोजन, एंड उसके बाद क्या होंगे, क्लीवेज होगी उनके अंदर और फिर उसके बाद वो एक्टिव प्रोटीएज जो है वो क्रिएट करेंगे यानी कि सीक्रेट करेंगे। अभी तक ये बात क्लियर है सबको कि दो ग्रुप्स हैं, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है। Yes, ma'am. Now, endopeptidase. What is endopeptidase? That confines their attack to the interior part of the protein molecule so that large peptide chain are broken into smaller fragments. इसका मतलब क्या है, ये मान लो हमारी एक प्रोटीन्स की चेन है, इसमें क्या करेंगे, जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं वो क्या करेंगे, अपना जो अटैक है वो कहीं बीच में करेंगे, मान लो यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया। ठीक है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको अटैक करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो चेन है ये क्या होगी, स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रोकन हो गई। ठीक है। These smaller fragments provide many more sites for exopeptidase to act upon the endopeptidase cannot break down proteins into the monomers. अब इसने बोला है जो एंडोपेप्टाइडेज है ना वो इनको मोनोमर्स में ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते हैं। बेसिकली एक मिनट मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर करके आपको बता। ओके देखो, ये हमारी एक पेप्टाइड्स की चेन है, यूएन से प्रोटीन की चेन है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक एंडोपेप्टाइडेज आया, एंडोपेप्टाइडेज हमारे पास एंजाइम है, उसने क्या करा, एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया। अब इसने ये कट लगाया तो ये क्या है, ये तीन चेन्स के अंदर ब्रोकन डाउन हो गया। ठीक है। अब ये अलग अलग तीन चेन बन गई, एंडो का मतलब है बीच में। अब उसके बाद क्या होगा, एक्सोपेप्टाइडेज आएगा। एक्सो का मतलब क्या है, वो यहाँ से ऐसे कोने जो हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं आउटसाइड वाले एरिया पे, वो आके यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब जो इसको एक्सोपेप्टाइडेज को अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिल गए, ताकि वो आए इसके ऊपर और दोनों साइड अटैक करके इनको मोनोमर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है। अब ये समझ में आया। मैम एक बार और समझा दो। देखो, जो एंडोपेप्टाइडेज है वो क्या करेगा, किसी भी प्रोटीन की चेन है उसके बीच में कट लगाएगा। ठीक है। जैसे ही उसने चेन के बीच में कट लगाया, मान लो आपके पास कोई चेन है, आप उसको बीच से तोड़ते हो तो वो अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए। पहले वो एक बड़ी चेन थी, उसके बाद जैसे बीच से तोड़ा दो जगह से तो वो छोटी छोटी अलग अलग हो गई। ठीक है। यस ये मैम। तो काम था एंडोपेप्टाइडेज का। जैसे ही एंडोपेप्टाइडेज ने इनको अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ दिया, तो जो एक्सोपेप्टाइडेज है, एक्सो से मतलब है बाहर वाला एरिया, समझ में इतना आप समझ जाओगे, एंडो एक्सो, एक्सो यस से मैम। मतलब बाहर वाला एरिया। ठीक है। तो जो एक्सो है वो क्या करेगा, मान लो ये हमारी जो ब्रेक डाउन हुई थी, ये इसके ऊपर दो दो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। ठीक है। अब एक्सोपेप्टाइडेज आएगा, इसको दोनों साइड कॉर्नर मिल गए। ठीक है। क्योंकि ये बीच में तो लगा नहीं सकता, यस मैम। दोनों साइड कॉर्नर मिल गए स्मॉल चेन के, तो ये एक कट यहाँ पे लगा देगा, एक कट यहाँ पे लगा देगा। उसके बाद क्या हो, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए और ये मोनोमर्स के अंदर क्रिएट हो गए। ठीक है। अभी समझ में आया। ओके राधे। देन एक्सोपेप्टाइडेज digest the smaller protein fragment produced by the action of endopeptidase. They act only peptide bonds present at the end of the peptide chain and cause the release of amino acid, dipeptides and tripeptides.
There are several type of endopeptidase and exopeptidase of which the main ones are listed. टेबल के अंदर हम देखेंगे। तो एक्सोपेप्टाइडेज का काम क्या था, जो स्मॉल फ्रेगमेंट एंडोपेप्टाइडेज ने क्रिएट करे थे उन्हीं को उसने स्मॉल अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग अमाइनो एसिड्स बन गए। उसके बाद जो एंडोपेप्टाइडेज है और जो एक्सोपेप्टाइडेज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसको भी हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी, सॉरी, जो एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को और डिपेंड करते हैं केमिकल ग्रुप कि उसके पास कोई भी जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके पास में कौन सा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करती है फंक्शनिंग ऑफ एक्सोपेप्टाइड एंड एंडोपेप्टाइड। The inactive form of proteolytic enzymes need activators and autocatalyst for converting them into active forms। अब जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे हमें पता है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जाइमोजन के अंदर क्या थे, वो सिक्रेट हुए थे। अब उनको कुछ एक्टिवेटर्स चाहिए या कुछ ऑटो कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब क्या था, किसी रिएक्शन को फर्दर इंक्रीज करवाना, हेल्प करवाता था कैटलिस्ट ऐड करके, उसके बाद वो फर्दर रिलीज हो जाता था बिना किसी इफेक्ट के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने के लिए एक एक्टिवेटर चाहिए है जो कि उनको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सके। मान लिया एग्जांपल पेप्सिनोजन हमने ले लिया, जो शीफ सेल्स होती हैं उनसे क्या हुआ, पेप्सिनोजन रिलीज हुआ स्टमक के अंदर, ओनली एक्टिवेटेड व्हेन, जब जो पेप्सिनोजन है रिलीज हो गया वो एक्टिवेट नहीं है, वो इनएक्टिव है। वो सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब वो HCl के कांटेक्ट में आएगा, और HCl क्या है, वो जो पेराइटल सेल्स हैं स्टमक की वो क्या करती है, वो सिक्रेट करती हैं, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पे HCl जो है वो क्या है, वो एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है फॉर पेप्सिनोजन। यस मैम। The acidic environment of the stomach activate the inactive pepsinogen into the active pepsin by altering the conformation of pepsinogen so that it can cleave itself and yield active pepsin। उसके बाद क्या है, जो एक्टिव जो HCl का जो एनवायरनमेंट है वो पेप्सिनोजन को कुछ इस तरह से क्लीव करेगा, कुछ इस तरह से उसके बॉन्ड्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा, चेंज करेगा, यू कैन से, जिससे वो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो इस टेबल के अंदर देखो, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से क्या करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म आई, इसके पास एक्टिवेटर ऐड हो गया, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जैसे पेप्सिनोजन है, HCl जो है वो क्या करेगा, एज अ एक्टिवेटर काम करेगा, इसको पेप्सिन के अंदर एक्टिवेट करवा देगा। ट्रिप्सिनोजन है, क्या है, एंटीरोकाइनेज है, ये एक्ट करेगा और ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन इसके अंदर ऐड होगा और उसको काइमोट्रिप्सिन के अंदर एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है। देन प्रोटियोलेस्ट, ट्रिप्सिन ऐड हो गया और इलास्टेज के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, एक्टिवेटर्स की हेल्प से जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हुए थे एंजाइम्स उनको एक्टिवेट करवाया जाता है, एंड फर्दर फिर उनका क्या होता है, आगे वो एक्टिव होके अपना जो डाइजेशन है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?